हेलो माय फ्रेंड्स, मैं जितिन चौधरी अपने यूट्यूब चैनल रोजगार स्टडीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज RWA पर होने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम मॉक टेस्ट जो 10 मार्च 2024 को हुआ है, उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें 19 क्वेश्चन आते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या k 53206 k 6 से विभाज्य होगी। अब दोस्तों, 6 से विभाज्य होने के लिए आपको पता है कि 6 जो बनता है वो 2 × 3 से बनता है। अगर कोई भी संख्या 6 से विभाज्य होगी तो इसका मतलब ये है कि वह 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 2 की डिविजिबिलिटी का जो नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक में अगर 0 या 2 का कोई मल्टीपल है, यानी कि k की जगह अगर हम 0 ले लें या 2 का कोई मल्टीपल ले लें, 2, 4, 6, 8, 10, तो इसका मतलब वो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4, 1, 7 और चौथा ऑप्शन है 2। तो इसका मतलब क्या है कि k की जगह 1 और 7 हम नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर या तो 4 रख सकते हैं, तो अगर k की वैल्यू मैंने यहाँ 4 रखी है तो 4 मुझे यहाँ भी रखनी पड़ेगी। तो अगर अंतिम अंक 4 है तो 2 से वह पूर्णतः डिविजिबल होगी। अब हमें 3 से चेक करना है, तो 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 से 5 और 4 9 और 9 3 से कटता है, 3 कटता है, 6 और 2 8 और 4 12, यानी कि 12 भी कटता है 3 से। तो इसका मतलब क्या है कि k की जगह हमें क्या लेना चाहिए, 4 लेना चाहिए। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और वह कितना है, 4। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है कि यदि 828 रुपये को 3 भागों में अनुपातिक 1:2, 2:3, 3:4 में विभाजित किया जाता है, तो बताइए दूसरा भाग क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम इसे सिंपल अनुपात में बदल लेंगे। ये फ्रैक्शन में अनुपात दे रखा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि नीचे वाली जो संख्या होती है इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। ठीक है, तो 2 छिक्के 12 और 6 एकम 6, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो जो रेशो बना हुआ हमारा फाइनली वो बना 6, 8, 9। ठीक है दोस्तों, अब हमें दे रखा है कि तीनों का जो योग है वो दे रखा है 6 और 8 कितना हो गया, 14, 14 9 23। तो रेशो में तो योग है 23 और एक्चुअल में जो दे रखा है वो दे रखा है 828 रुपये। तो इसे भाग दिए लीजिए, 23 से कम 23, 23 तिया 69 और 23 छिक्का 138, यानी कि एक रेशो की वैल्यू आ गई 36। और आपसे किसका भाग पूछ रहा था, दूसरे वाला का, सेकंड का, और सेकंड रेशो में कितना है 8। तो 8 × 36 ये कितना हो जाएगा, 8 × 48 का 8, 8 तिया 24 और 4 88, यानी कि 288 दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आगे चलते हैं दोस्तों। उसने बोला है कि सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। तो देखिए सुधा यहाँ पर खर्च करती है कितना, अपनी आय का 80%, और 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, यानी कि सुधा की इनकम अगर 5 थी तो 5 का 80% का रिजल्ट आएगा 4, यानी कि 5 में से 4 उसने खर्च कर दिया। तो अगर मैं सुधा के बारे में बात करता हूँ, उसकी इनकम हो गई 5, तो एक्सपेंडिचर हो गया कितना 4, तो सेविंग हो जाएगी दोस्तों उसकी कितनी, 5 में से 4 खर्च कर दिया 1। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है। तो दोस्तों देखो उसकी आय कितनी है 5, लेकिन इस पर 30% हम बढ़ाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 4 और 5 का जो रेशो ये समान रहना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर इसे 4/5 रेशो रखना है तो ऐसे भी तो रख सकते हैं कि दोनों जगह हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 500 हो गई इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर हो गया 400, और 500 में से 400 खर्च कर दिए तो सेविंग कितनी हो गई 100 रुपये। अब इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी।
अब देखिए इसने कहा है कि जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है, यानी कि उसकी आय पहले 500 थी और इसमें 30% की वृद्धि कर दी, तो 500 का 30% कितना हो जाएगा? 500 का 30% होगा दोस्तों 150 रुपए। और खर्च में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? 25% की बढ़ोतरी हुई है। और खर्च में 25% की बढ़ोतरी करेंगे तो 400 का 25% कितना हो जाएगा? 100 रुपए। तो दोस्तों यहां आप देखेंगे कि पहले हम 100 रुपए बचाते थे, अब क्या हो रहा है कि इनकम में 150 रुपए की वृद्धि हुई तो खर्च भी हमारा 100 रुपए बढ़ गया, तो यहां से भी हमने 50 रुपए एक्स्ट्रा बचा लिए। ये हमारी अलग सेविंग हो गई, यानी कि पहले 100 रुपए बचाते थे, अब हम 50 रुपए और एक्स्ट्रा बचा रहे हैं, यानी कि 100 से 100 पर कितने की वृद्धि होगी सेविंग पर? 50 की वृद्धि होगी। तो और मल्टीप्लाई किसके लिए? परसेंटेज के लिए, गुणा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना परसेंट आएगा? 50%। यानी कि बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी सेविंग में? 50% की हो जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं पहले। 4 - 3 का 1 होल 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड 1/2 का 4 - 1/4। दोस्तों इसमें बोर्ड मास का यूज करते हैं, तो बोर्ड मास में सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ब्रैकेट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पहले हम इसी के सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे, बाकी के पार्ट को छोड़ देंगे। तो ब्रैकेट में भी जैसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? का को सॉल्व करेंगे, और का यहाँ पे क्या है? ये है सिर्फ का, तो इसका मतलब है कि 1/2 गुणा 4 और 2 दूनी 4। इसका मतलब इस पूरे की जगह हम क्या कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक सही 1/2 प्लस 1/3, और यहाँ पूरे की जगह हम क्या कर देंगे? भागित में 2 और माइनस के 1/4। अब फिर से दोस्तों इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड देखो 1/3 और भागित 2 करेंगे तो 2 भी 3 के साथ आ जाएगा, तो एक सही 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 प्लस, और ये 2 से मैं इसमें भाग दूंगा तो 1/6 हो जाएगा और माइनस के 1/4, और ये कोष्टक हो जाएगा इतना। अब देखो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, इनका सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 एलसीएम आ जाएगा। 2 छिक्के 12, 6 तिया 18 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 4 तिया 12, तो 18 और 2 20, 20 में से 3 गए तो 17/12, यानी कि इस पूरे कोष्टक को हमने जब सॉल्व कर लिया तो वो आया 17/12। अब देखो दोस्तों इस पूरे कोष्टक की जगह हमने 17/12 कर लिया, कितना आया? 17/12 मान आया इसका। अब यहाँ से फिर से इसे रिपीट करेंगे, यानी कि 4 - 3 और का को बदल लेंगे गुणा में, और गुणा कितना आया? 17/12। ये वाला जो क्वेश्चन है ये था, ठीक। अब ये क्वेश्चन आ गया 3 चौक 12। अब देखिए ये हो गया 4 - 17/4, 4 चौक 16, और 16 में से 17 है तो माइनस के 1/4, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस के 1/4, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या कह रहा है? देखिए एक दुकानदार 1140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% हानि वहन करता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी पिस्ता का कॉस्ट प्राइस रहा होगा, और कॉस्ट प्राइस खुद में 100% वैल्यू होती है, उसमें 5% हानि कब हो गई? यानी कि सीपी का मीन्स गुणा 95% हमें किसके रूप में मिला? कि जब हमने 5% हानि पर पिस्ता को बेच दिया, और कितने में बेचा? 1140 रुपये में, ठीक है। तो यहां से हमें सीपी निकाल लेना है, तो सीपी आ जाएगा दोस्तों 1140 गुणा 100/। अब देखो इसे 9 काट लेते हैं, तो 19 पंजे 95 और 19 छिक्का 114, और 5 से दोस्तों ये 12 बार कट जाए, तो सीपी आ जाएगा आपका 1200 रुपये, 1200 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है? अब उसने 1260 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया है, तो इसका क्या परिणाम होगा? अब 1200 रुपये की चीज को जब वह 1260 में बेचेगा, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा? 1260 रुपये, तो भाई यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 60 रुपये का, और कितने पर प्रॉफिट होगा? 1200 रुपये पर, और परसेंटेज के लिए आप कर दोगे 100, तो 12 पंजे 60, तो दोस्तों 5% का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा?
5% का प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, उसने बोला है कि 12 छात्रों वाले समूह की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। 154 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर और 172 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6, कि 12 छात्र हैं और प्रत्येक का औसत जो ऊंचाई है वो कितना है, 170 है सेंटीमीटर है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 0, 12 सत्ते 84 का 4, यहाँ से लगा 8, 12 एकम 12 और 8 20, यानी कि 2040 सेंटीमीटर, यानी कि इन 12 व्यक्तियों का मिला के कुल जो ऊंचाई है वो 2040 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसमें से क्या करना है हमें, 154 सेंटीमीटर का एक छात्र गया है, दूसरा 157 सेंटीमीटर का गया है, तीसरा 165 का गया है और चौथा 172 का गया है, यानी कि इन चारों का अलग योग कर लो, ये हमें इसमें से घटाना है। तो 7 और 4 11 और 5 16 और 2 18 का हासिल लगा 1, 5 और 5 10 और 1 11 हासिल का, 11 और 6 17 और 7 24 का 4 हासिल लगा 2 और 4 और 2 6, यानी कि 648 सेंटीमीटर इसमें से अब कम हो गया। क्यों? क्योंकि 4 छात्र जो 154 157 165 172 वाले थे वो यहाँ से छोड़कर चले गए। तो 2040 में से 648 आप घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ से, ये 2, ये 13 में से 4, ये 9, ये कितना बच गया 9, ये 3 बच गया और यहाँ ये बच गया 1392 सेंटीमीटर। और अब हमारे पास जो कैंडिडेट बचे वहाँ पर कुल व्यक्ति जो बचे 4, पहले 12 थे और 12 में से 4 ये लोग चले गए, तो कितने बचे 8। अब 8 लोगों में 1352 को बांटना है, और कैसे बांटना है, बराबर बांटना है, तभी तो एवरेज निकलेगा। तो 8 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 8 एकम 8, कितना बच गया 5, 59 हो गया, 8 सत्ते 56 और 8 चौक 32, यानी कि 174 सेंटीमीटर नया औसत उनका जो है आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें ये कहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। तो दोस्तों ए हराता है किसको, बी को। तो जहां किन्हीं दो व्यक्तियों के बारे में तुलना हो रही हो या दो व्यक्तियों की कुशलता के बारे में बात हो रही है, तो इस रेशो अपने आप वहां पे बन जाता है। रेशो का मतलब ही ये होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही है। अगर ए 100 मीटर चलता है तो बी को 20 मीटर से हरा देता है, तो इसका मतलब बी उतने समय में सिर्फ 80 मीटर ही चल पाता होगा। ऐसे ही आगे क्या कह रहा है कि बी सी को, बी और सी में कंपेयर है तो बी और सी के बीच में रेशो लग गया। बी अगर 100 मीटर चलता है तो सी को भी वह कितने से हराता है, 20 मीटर से हराता है, तो सी 80 मीटर चल पाएगा केवल। तो आपको ये देखना है कि यहां जो रेशो बना ए और बी का वो बना 10:8, कितने का, 10:8 का, और यहाँ पे भी बी और सी का रेशो कितना बना, 10:8 का बना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर b अगर 8 है और यहाँ b कितना है, 10 है, तो b तो दोनों जगह समान दूरी तय करना चाहिए उतने समय में। तो हमको क्या करना है, b की वैल्यू को समान करना है, और समान करने के लिए इसमें क्या करेंगे कि यहाँ b कितना है 8 और यहाँ b कितना है 10, तो 8 और 10 का आप एलसीएम ले लो, वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी कि इससे भी 80 बना लो, तो इसमें मल्टीप्लाई कितने से, 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई मैं इसमें यहाँ करूंगा तो 10 से मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। 10 से 10 कट जाएगा, रेशो समान रहेगा। और यहाँ मुझे अगर 80 बनाना है तो यहाँ मुझे 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी मुझे 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 8 से 8 कट जाएगा, रेशो वही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए, बी और सी का कंपेरिजन एक साथ कर लेंगे हम। तो ए कितना चलता है, 100 मीटर चलता है, तो बी कितना चल पाएगा, 80 मीटर, क्योंकि बी की वैल्यू दोनों जगह कितनी हो गई, 80 हो गई। तो सी कितना चल पाएगा, सिर्फ 64 मीटर। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ए सी को कितनी दूरी से हराता है। तो देखना दोस्तों, ए अगर 100 मीटर चलता है तो सी केवल 64 मीटर चलता है, तो सी से ए कितना ज्यादा चला, 36 मीटर ज्यादा चला। इसका मतलब 36 मीटर की दूरी से इसे हरा देगा, और ऑप्शन नंबर सी इसमें है 36 मीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा है कि पी, क्यू तथा आर
एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000 और 24,000 रुपये निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में इतने रुपये का लाभ होता है तो P तथा Q के हिस्सों के मध्य अंतर ज्ञात। देखो दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है कि P है, Q है और R है। मैंने रेशो इसलिए लिखा, इनका कंपैरिजन हो रहा है। P ने 14,000 लगाई और Q ने लगाई 18,000 और इसने लगाई 24,000। दोस्तों, जब समय नहीं दिया हुआ हो, उसने सीधा बोला वर्ष के अंत में, इसका मतलब क्या है, तीनों ने समान समय के लिए पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है। तो एक वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है तो समय समान होता है, तो समय को इसमें जो है इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो जो रेशो यहाँ पर इनका पूंजी का होगा वही रेशो इनका प्रॉफिट का भी हो जाएगा। और ये 2 से और काट लो, 2 7 14, 2 ने 18 और 2 से ये 12 बार। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रेशो आया है किसका आ गया, लाभ का रेशो आ गया। अब उन्होंने जो कुल लाभ दे रखा है वर्ष के अंत में, वो दे रखा है 25,480 रुपए। और रेशो में हमारा कितना लाभ है, 9 और 7 16 और 12 28। 28 की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। देखो पीछे 80 आ रहा है, इसका मतलब 4 से कट जाएगा, तो 4 से पहले काट ली। 4 से काटेंगे 7 चौक 28, 4 से इससे काटेंगे 4 6 24 और ये कितना 14, 4 3 12, 7 चौक 28 0। फिर 7 से काट लो, 7 9 63, 7 एकम 7 और 0। यानी कि एक रेशो की वैल्यू आ गई कितनी, 910 रुपये। और हमसे किसकी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि P तथा Q के हिस्सों के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो P और Q के हिस्सों के मध्य अंतर कितना है, यानी कि Q यहाँ बड़ा है और कितना है रेशो में 9 है, और ये कितना है 7 है, तो अंतर कितना आएगा रेशो में 2। और एक रेशो की वैल्यू कितनी आ रही, 910, तो दोनों के बीच में अंतर कितना था, 2 गुणा 910। तो दोस्तों ये आ जाएगा 1820 रुपये। 1820 रुपये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि 200 से 300 के बीच कितनी संख्या है जो एक पूर्ण घन है। तो दोस्तों इसमें घबराने की बात नहीं, इसने साफ आपसे पूछा है कि 200 से 300 के बीच में ऐसी संख्याएं आपको बतानी है कि जो एक पूर्ण घन हो, मतलब उनका घनमूल निकाला जा सके। तो देखिए आप जानते हो कि 5 का क्यू अगर हम करते हैं तो 125 मिलता है, अगर 6 का क्यू करते हैं तो वो मिलता है 216। इसका मतलब उसने बोला है कि 200 से 300 के बीच में। तो देखना 125 200 से 300 के बीच में नहीं आता है, लेकिन 6 की क्यू 216 है, यानी कि ये संख्या ऐसी है जो पूर्ण घन संख्या है, इसका घनमूल निकाला जा सकता है। ये 200 से 300 के बीच में आ रही है। अगली संख्या क्या होगी, 7 का क्यू करके देखते हैं, तो वो होता है 343। लेकिन दोस्तों 343 300 से आगे चली जाएगी, तो इसलिए 200 से 300 के बीच में अगर पूर्ण घन वाली संख्या अगर आपसे पूछेगा तो सिर्फ एक संख्या होगी, 6 की क्यू यानी कि 216। तो इसमें आपसे संख्या पूछ रहा था कि ऐसी कितनी संख्या होंगी, तो एक संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आंसर दिया हुआ है 1। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, उसने बोला कि ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले। अब देखो ए और बी के बारे में वो बात कर रहा है, और कब की बात कर रहा है, देखो 8 वर्ष पहले। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जब भी कोई व्यक्ति अपनी आयु बताएगा या किसी के बारे में बताएगा तो वर्तमान में बात कर रहा होगा। मान लो प्रेजेंट उसका, मान लो यहां पर है प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट, और प्रेजेंट से 8 वर्ष पहले, यानी कि यहां पर मान लो कि 8 वर्ष पहले, और ए और बी की आय का अनुपात कितना था, 2:3 था। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 8 वर्ष थी, अब 4 वर्ष पहले यानी कि प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले, यानी कि यहां मान लो केवल, तो 4 वर्ष पहले ये अनुपात कितना था, 5:7 था। ठीक है, तो देखना यहां से यहां तक 8 वर्ष का समय और यहां से यहां तक 4 वर्ष का समय। तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे कि ये व्यक्ति 8 वर्ष पहले इनका अनुपात था 2:3 और 4 वर्ष पहले था 5:7। तो यहां से यहां दूरी हम चले सिर्फ 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष के लिए तो ये भी चला और ये भी चला, तो दोनों में अनुपात में अंतर समान होना चाहिए था, यानी कि 2 से ये कितना हो गया 5, यानी कि 3 की वृद्धि होगी। ये 3 से कितना हो गया 7, यहाँ 4 की वृद्धि होगी। जबकि दोनों समान वर्ष के लिए चले तो अंतर भी समान होना चाहिए था।
ठीक है ना। तो इस अंतर को पहले आपको समान करना है। उसका तरीका क्या है कि आप ये देखिए कि 5 और 7 में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, और 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो जो इन दोनों का अंतर है इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और इन दोनों का जो अंतर है 2, इससे मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, अब देख सकते हो आप कि 4 से ये कितना चला 5, यानी कि 1 चला, और 6 से ये कितना हो गया 7, यानी कि यहां पे भी 1 चला, यानी कि यहां से यहां तक भी 1 चला और यहां से यहां तक भी 1 चला। तो दोस्तों यहां से यहां तक रेशो में तो 1 चला, लेकिन एक्चुअल में यहां से यहां तक पहुंचने के लिए उसने 4 वर्ष की दूरी को तय किया है, यानी कि एक रेशो की वैल्यू होगी 4 वर्ष। तो एक रेशो की वैल्यू 4 वर्ष हो गई, तो आप आसानी से ये वाली एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4 पंजे 20, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 4, यानी कि 20 वर्ष, और इसकी वैल्यू आ जाएगी गुणा 4, यानी कि 28 वर्ष। लेकिन दोस्तों ये वाला जो रेशो है वो अब से, यानी कि वर्तमान से 4 वर्ष पहले का है। अब वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद, अब देखो वर्तमान से भी मैं ऊपर जाऊंगा तो 8 वर्ष ऊपर जाना पड़ेगा, तो पहले मुझे वर्तमान क्या है चाहिए। अब वर्तमान में जब निकालेंगे दोस्तों, तो वर्तमान में ए और बी की निकालेंगे, तो देखना 4 वर्ष पहले कितना था, ये 20 वर्ष, और वर्तमान में जाएंगे तो 4 वर्ष इसमें जोड़ दो और 4 वर्ष ही इसमें जोड़ दो, तो ये हो गया 24 और ये हो गया 32। अब वर्तमान से भी हमें क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष और इसमें जोड़ दो और 8 ही इसमें जोड़ दो, तो दोस्तों ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 32 वर्ष और ये हो जाएगा 40 वर्ष। तो ये पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद ए और बी का जो अनुपात रहे वो क्या रहेगा। तो ए कितना हो जाएगा 32 का और ये हो जाएगा 40 का, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो रेशो आएगा 4:5। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगला क्वेश्चन है 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक 75 तथा 5 है। यदि उनका अंतर 10 है तो दो संख्याओं का योग दीजिए। देखो दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास संख्याएं होनी चाहिए, और आप जानते हो कि अगर हमारे पास एचसीएफ दे रखा है कितना, एचसीएफ दे रखा है 5, और मुझे संख्या बनानी है तो दो हमें सहभाज्य संख्या लेनी पड़ेगी, जैसे एक ए मान लो एक बी मान लो, और इनसे हमें पूर्ण संख्या बनानी पड़ेगी। यानी कि पहली संख्या क्या बनेगी 5a और 5b। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो दे रखा है अंतर 10, तो 5a माइनस 5b कितना हो जाएगा 10, तो 5 इनमें कॉमन आएगा a माइनस b इंटू 5 बराबर 10, 5 से कट गया कितना है 2, तो a माइनस b बराबर आ गया 2 आ गया। अब आगे क्या कह रहा था कि उनका एलसीएम कितना दे रखा है 75 दे रखा है। अब देखो एलसीएम जब निकालते हैं तो एचसीएफ में मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, जितनी भी हमारी सहभाज्य संख्या है, तो 5 गुणा ए गुणा बी, ये हमारा एलसीएम आ गया, और एलसीएम कितना दे रखा है 75, तो 5 की से ये कट जाए कितना बार 15 बार, तो ए गुणा बी बराबर कितना आ गया 15। यानी कि हमें ए और बी कैसी संख्याएं थी, सहभाज्य संख्याएं थी। अब हमें दो ऐसी सहभाज्य संख्याएं लेनी है कि जिनका अंतर तो आए 2 और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है 15। तो दोस्तों ऐसी बहुत ही 5 एक संख्या होगी और एक होगी 3, तो 5 में से 3 घटाऊं तो 2 आ जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई जैसे ही मैं 3 में करूंगा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो आपसे ये पूछ रहा था तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा, और संख्याएं क्या थी हमारी, एक थी हमारी कितनी 5a, तो 5, एक थी हमारी कितनी 5a, तो 5 गुणा 5 बराबर हो गया 25, और दूसरी थी हमारी 5b, तो 5 गुणा 3 बराबर हो गया कितना 15। अब देखो इनका दोनों का योग पूछ रहा है, इन दोनों का योग पूछा, तो योग हो जाएगा कितना 40, और 40 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर है 12। ये कह रहा है कि ए किसी कार्य का एक छठा हिस्सा, यानी कि ए किसी कार्य का एक छठा हिस्सा कितने दिन में करता है? 5 डेज में करता है। तो देखो ए को हम कंप्लीट निकालेंगे कि ए कितना समय लेता है उस पूरे कार्य करने में। तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप, यानी कि 6 गुणा 5 बराबर 30 दिन लेगा। ऐसे बी 1/4 हिस्से को कितने समय में करता है? 15 दिन में। तो दोस्तों इसका भी कंप्लीट समय निकाल लेंगे, तो 15 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 60। ठीक है दोस्तों, अब इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा कितना? 60। यानी कि ये 60 जो है हमारा टोटल वर्क होता है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ए 30 दिन में काम करता है और कितना काम करता है? 60, यानी कि 60 हमारा कंप्लीट काम है, तो 30 दूनी 60, तो पर डे कितना काम करता होगा? 2, और ये 60 एकम 60, इनकी ये एफिशिएंसी आ गई पर डे की। अभी पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इसी काम को, इसी मतलब 60 काम को जब दोनों मिलकर करेंगे तो पर डे कितना कर देंगे? 2 और 1 3, और कितना आ जाएगा? 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा 20। तो ऑप्शन नंबर ए में 20 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आगे देखो, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। तो ए जो है 15 घंटे में भर सकता है और बी उसे 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है दोस्तों, एक अकेला पाइप सी है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो इसकी नेगेटिव एफिशिएंसी है। तो मतलब नेगेटिव में ध्यान रखना है कि नेगेटिव लगा दो उसके ऊपर। इसका मतलब क्या है, ये खाली करने वाला है पाइप है। तो पहले आप ये देख लो कि टंकी में पानी कितना आता है। उसका तरीका क्या है कि इनका आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 60 आ जाएगा, यानी कि 60 लीटर मान लीजिए टंकी में पानी आता है। तो 15 चौका 60 और 12 पंजे 60 और 10 6 60, यानी कि ए 1 घंटे में 4 लीटर डालता है, तो बी 5 लीटर और सी 6 लीटर निकाल लेता है 1 घंटे में। इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या कह रहा है, यदि तीनों पाइप एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोले जाते हैं। अब पहले समय देख लो कि 2 घंटे प्लस 40 मिनट को भी घंटों में चेंज कर लेंगे। इसे काट लो, 2 दूनी 20 से 20 दूनी 40, 20 3 60, यानी कि 3 दूनी 6, 8/3 घंटे हो गए। अब ये कह रहा है कि तीनों पाइपों को 8/3 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे अपनी अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, यानी कि ए पाइप 4 डालेगा, बी 5 डालेगा, यानी कि 9 जाएगा टंकी में, लेकिन साथ ही साथ सी उसी घंटे में 6 निकाल लेगा। तो देखना 9 में से 6 निकल गया तो काम कितना हुआ? सिर्फ 3 काम हुआ। कितनी देर में? जब ये ए बी और सी तीनों पाइप लगे हुए हैं तो 1 घंटे में सिर्फ 3 काम करते हैं। तो 8/3 घंटे में कितना काम करेंगे? 8 काम कर देंगे। 8 लीटर भर देंगे कि नहीं? 8 लीटर भर देंगे। और टोटल काम कितना था हमारा? 60 था ना। तो 60 में से 8 लीटर इन्होंने भर दिया, तो शेष कितना रह गया भाई? 52 रह गया। तो 52 कितने में से रह गया? 60 में से रह गया। तो 13 किससे कटेगा? ये 4 से कट जाएगा। 4 से ये 13 बार और 4 से ये 15 बार, यानी कि 13/15 भाग अभी भी जो है खाली रह जाएगा। और आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए टंकी का कितना भाग खाली रहेगा। तो इसमें दोस्तों क्या है कि 8/3 घंटे में 3 की स्पीड से इन्होंने 8 लीटर भर लिया था और 60 लीटर हमारा टंकी में पानी आता था। तो 60 में से हमने 8 को घटा दिया तो बचा कितना? 52। ये 52 लीटर बच गया कितने भाग में से? 60 लीटर में से। तो 52/60 इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 13/15, यानी कि 13/15 भाग अभी भी जो है उसका खाली है टंकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक रेलगाड़ी बिना रोके स्टॉपेज 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 64 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा, दोस्तों इसकी देखो ट्रिक याद रखना। वो क्या है कि फास्ट माइनस स्लोअर। मतलब फास्ट का मतलब ये है कि बिना स्टॉप के चलेगी तो फास्ट चलेगी, और जब स्लो चलेगी तो रुक रुक कर चलेगी, और बटे फास्ट और मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो फास्ट कितनी स्पीड थी इसकी? 80 माइनस 64
बटे 80, ये कितना आ जाएगा 16 बटे 80, यहाँ पे 60 हो गया गुणा 60। तो देखो 16 पंजे 80 और 5 से 12, तो 12 मिनट में आंसर आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक घंटे पर वह कितने मिनट रुकी होगी 12 मिनट, और उसका आंसर कितना दे रखा है इसमें, बी में है ऑप्शन 12, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए उसने बोला है कि 99,000 रुपए की राशि पर आपको पी दे रखा है 99,000 रुपए, और रेट दे रखा 12 सही 1/2%, वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का समय दे रखा, टी बराबर कितना दे रखा है 9 महीने 9 माह। तो आपसे दोस्तों इस साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो आप सीधा PRT/100 कर देंगे, तो SI जो होगा साधारण ब्याज वो हो जाएगा P यानी कि 99,000 मल्टीप्लाई 12 दूनी 24 25/2, यानी कि P गुणा R गुणा T, समय कितना 9, लेकिन समय हम यहाँ जो लेंगे वर्ष में लेंगे दोस्तों, तो 9 माह को जब वर्ष में चेंज करेंगे तो बटे 12 कर देंगे, और बटे क्या होता है 100। 2 से इसे और काट लीजिए, और ये 3 से कट रहा, 3 3 9 3 चौक 12, और 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 चौक 8 2 निम्मा 18 और 2 पंजे 10, और ऊपर आ जाएगा कितना 25 तिया 75, यानी कि 495 गुणा 75 और बटे 4। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन करेंगे कैलकुलेशन को। 495 में आपको 75 से मल्टीप्लाई करना है। 25 का 5 2 5 ने 45 2 47 4 5 20 और 4 24 मल्टीप्लाई 7 5 35 5 7 ने 63 और 3 66 हंस लगा 6 7 चौक 28 और 6 34, ये आ गया 5 12 2 6 4 10 11 1 4 2 6 7 37,125 आ गया कैलकुलेट करना, और बटे क्या करना है इसमें 4 से भाग दे देना। तो 4 से भाग देंगे तो 4 ने 36, कितना बचा 1 11 4 दूनी 8, कितना बच गया 3 उतार लिया 2, और ये 4 अट्ठे 32, आप यहाँ 0 बचेगा तो उतार लेंगे आगे 5, और 4 एकम 4 1 पॉइंट लगाओ यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी तो 4 दुनिया, यानी कि 9281 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका देखो दोस्तों सही रहेगा। आगे आप कैलकुलेट कर लेना, तो ऑप्शन बिल्कुल साफ दिख गया है कि 9281 से स्टार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है कि 52 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किसी वर्गाकार मैदान का समतल करने की। देखो वर्गाकार जो मैदान होता है, वर्गाकार मैदान की चारों भुजाएं समान होती हैं। अब कह रहा है कि इसको समतल करने के लिए ऐसे, ठीक है, 52 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आता है समतल करने के लिए वो 52 रुपए आता है। तो इस पूरे को हमने 52, इस पूरे क्षेत्रफल को हमने 52 रुपए पर मीटर के स्क्वायर से कितने रुपए में कर दिया समतल, 1,30,000 रुपए में, 1,30,000 रुपए में। तो दोस्तों हमें यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से क्षेत्रफल मिल जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। क्यों? क्योंकि टोटल खर्चा हमारा ये हुआ और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 52 रुपए, तो यहां से क्षेत्रफल आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें 13 से काट लो, 13 चौका 52, 13 कम 13, और 4 से इसे काटेंगे तो 2500, यानी कि आ जाएगा 2500। ठीक है, अब देखो इसकी साइड अगर मैंने a मान ली है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा की घात 2 होता है, यानी कि a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2500। ठीक है दोस्तों, तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा 2500 पर, और ये आ जाएगा 50, और 50 किस में आएगा, मीटर में। ठीक है, तो यानी कि वर्ग की जो भुजा आ गई वो 50 मीटर आ गई। अब आपसे क्या कह रहा है कि 35 रुपए पर मीटर की दर से इसकी सीमा पर बाड़ लगाने की लागत क्या। अब देखो सीमा क्या होगी, ये वाली जो है, ये ऐसे करके हम जाएंगे तो ये सीमा है। ठीक है, तो इन चार, ये इसे बोलते हैं परिमाप, इसके चारों तरफ की माप, यही तो बाड़ लगाने का वो होता है, सीमा पे तो बाड़ लगाते हैं, तो ये होता है परिमाप। और परिमाप कितना होता है किसी भी वर्ग का, 4 इंटू भुजा, यानी कि a साइड, ये a जो है वर्ग की भुजा है, और a कितना आ गया है आपका 4 गुणा 50, तो कितना आ गया 200 मीटर।
यानी कि आपका जो परिमाप है उसका बाड़ का वो कितना आ गया 200 मीटर, और 1 मीटर का खर्चा कितना है, तो खर्च और निकाल लीजिए। तो खर्च आ जाएगा 200 गुणा 35, क्योंकि 1 मीटर का खर्चा है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 7,000 रुपये। तो आपका आंसर आना चाहिए 7,000 रुपये, और 7,000 रुपये दे रखा है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को आप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक आदमी 2,000 रुपये में 400 संतरे खरीदता है और 260 रुपये में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% का लाभ हो। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि आपको पहले एक संतरे का क्रय मूल्य निकाल लेना है। तो आप एक संतरे का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। आप एक संतरे का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे कि 2,000 रुपये में हमने 400 संतरे खरीदे, तो 400 से भाग दे दीजिए, 4×5 20, यानी कि 5 रुपये का एक संतरा हो गया कि नहीं हो गया, ये इसका क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है कि 260 रुपये में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि इसे 30% का लाभ हो। तो प्रत्येक संतरे पर 30% का लाभ लेना है। तो 5, ये हमारा सीपी था एक संतरे का, तो एक संतरे को अगर 30% के लाभ पर बेचना है तो 100% खुद में एक वैल्यू है ये, तो 130/100 में बेचना पड़ेगा। 5 का 130/100 में, तो ये कितना हो जाएगा 13/10, और 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10। तो ये एक संतरे का क्या आ जाएगा दोस्तों, एसपी आ जाएगा। एसपी कितना आ गया, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ये आ जाएगा 13/2 रुपये। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है, आपको खर्च कितना करना है, सिर्फ 260 रुपये में कितने संतरे बेचे। देखो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है 5 रुपये, एक संतरे का हमने विक्रय मूल्य कितना निकाला 13/2 रुपये। अब वो कह रहा है कि 260 रुपये में कितने संतरे बेच देगा। जब एक संतरे का एसपी 13/2 है तो 260 में 13/2 से भाग दे दो, तो 13/2 से भाग देंगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, और 13 दूनी 26, तो 20 दूनी 40, यानी कि 40 संतरे वो 260 रुपये में बेच देगा, और जिन पर 30% का लाभ उसने कमाया होगा। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए 40, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और ये है क्वेश्चन 5.6 माइनस मझला कोष्ठक 2 प्लस 0.6 का 2.1 माइनस 2.6 मल्टीप्लाई 1.12, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें बोर्ड मास का प्रयोग करना है, और बोर्ड मास का बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट जो खोलते हैं वो इसे छोटे कोष्ठक को खोलते हैं, छोटे कोष्ठक को। तो सबसे पहले मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ, देखो ठीक है। तो इसको खोल के दिखाएंगे, तो इसमें क्या करना है, बोर्ड मास में इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले करनी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड है। देखो इसमें क्या करना है कि 2.6 मल्टीप्लाई कितना करना है 1.12, ये करना है दोस्तों। तो देखो पॉइंट को हम बाद में कंसीडर कर लेंगे, आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसमें ऐसे लिख सकता हूँ कि 2.6 मल्टीप्लाई ऐसे करके, तो 6 दूनी 12 का 2 हंस लगा 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 कम 6 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये आ गया 2 1 6 2 8 9 2। और देखो एक पॉइंट ये और 2 पॉइंट यानी कि 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 2.912। तो दोस्तों इसकी जगह मैं रख सकता हूँ 2.912। तो आगे जो हमें सॉल्व करना है, फिर ये वाला पूरा सॉल्व करना था, तो 2.1 में से हमें क्या घटाना था 2.912 घटाना है, लेकिन 2.912 देखो ये घटाना था 2.912, लेकिन ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो इसमें से इसे घटा दो। तो इसमें से इसे घटाएंगे तो 2.100 ऐसे लिख लो, तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 1 और ये बचेगा 8, और दोस्तों यहाँ बच जाएगा 0। और लेकिन ये वैल्यू यहाँ माइनस की ज़्यादा थी, इसलिए माइनस का चिन्ह और आ जाएगा। यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, यानी कि अब हमारा इसकी जगह लिख सकता हूँ कि माइनस के 0.812 इस वैल्यू की जगह पूरे रख सकता हूँ। और यहाँ बीच में साइन किसका है, का। अब का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी 0.6 में, यानी कि 0.6 में मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी, माइनस के 0.812। ठीक है दोस्तों। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12 का 2 हंस लगा 1, 6 एकम 6 और 1 7, 6 अट्ठे
48। और देखो 3 अंक बाद इसमें पॉइंट और 1 अंक बाद इसमें पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0.4872 और माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने यहाँ पर यहाँ तक सॉल्व कर लिया, इसे यहाँ तक सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब यहाँ रह गया प्लस और यहाँ क्या रह गया 2, यानी कि 2 प्लस और ये माइनस की वैल्यू आई यहाँ पे कितनी, माइनस के 0.4872 और प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 माइनस के 0.4872 और 2 में से इसे घटाएंगे तो दोस्तों ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप यहाँ देख लें तो 2.000 ऐसे कर लेंगे आसानी से, और ये 0.4872 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ 9 बचा होगा, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 1 बचा होगा और यहाँ 5 और यहाँ कितना बचेगा 1, यानी कि यहाँ तक हमने जब इसे सॉल्व कर लिया तो इसकी वैल्यू आई 1.5128। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है कि अब 5.6 में से ये हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया और इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू आई है यानी कि 5.6 माइनस 1.5128 ये वैल्यू आई है। अब दोस्तों इसको हमें जो है घटाना है, तो कैसे घटाएंगे देखो, तो आप देखो चाहो तो आप इसे यहाँ कर सकते हैं, देखिए यहाँ कर लीजिए आप आसानी से, तो 5.6 और 0 0 0 और ये हमें घटाना है 1.5128 ये घटाना है, तो 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा और ये 9 में 2 है 7 और यहाँ 8 बच जाएगा, ये 0 बच जाएगा और 5 में से 1 गया तो यहाँ 4 बन जाएगा, यानी कि 4.0872। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच हो रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। थोड़ा लेंथी था, कैलकुलेटिव था, थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि 1.2 और 10.8 के मध्यानुपात। देखो मध्यानुपात जो होता है, अगर आपको 2 वैल्यू दे रखी है ए और बी, अगर इनका हमें मध्यानुपात निकालना है, क्या निकालना है मध्यानुपात, तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, √a गुणा b होता है। तो ए की जगह वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1.2 और गुणा 10.8। ठीक है दोस्तों, अब इसे पॉइंट को हटा के आप नीचे 100 भी लिख सकते हो, तो ये रूट में आ जाएगा पूरा, तो 12 गुणा ये कितना हो गया 108 हो गया, तो आप चाहो तो इसके फैक्टर कर लो ऊपर, इसे लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 4 12 को। ठीक है, और इसे 36 दिया 108 होते हैं, इसे लिख सकता हूँ 6 गुणा 3 और नीचे 100 को लिख सकता हूँ 10 गुणा 10, आप जानते हो सभी। तो देखो जब रूट निकालेंगे तो 1 4 में से आएगा 2 बाहर और इन 2 6 में से 1 पूरा 6 आ जाएगा और इस 3 में से और 30 में से 1 3 आ जाएगा और बटे 10, 2 पंजे 10, 6 तिया 18 बटे 5, तो 18 बटे 5 आ गया हमारा क्या मध्यानुपात आ गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, तथा 0.2 और 1.2 के तृतीयानुपात का अनुपात कीजिए। अगर आपको 2 संख्या दे रखी हैं जिससे तृतीयानुपात निकालना है कि 2 संख्याएं a और b, तो तृतीयानुपात जो आएगा दोस्तों उसका फॉर्मूला आप चाहो तो याद रख लेना, b² होता है तृतीयानुपात। तो b मतलब ये लास्ट वाली वैल्यू। अब इसमें b बराबर कितना दे रखा है, b बराबर दे रखा है 1.2, तो 1.2 गुणा 1.2 लिख सकता हूं मैं इसे 2 बार, बटे a कितना दे रखा है 0.2, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, 2 छिक्के 12 और 6 से 12 छिंग 72, यानी कि 7.2 वैल्यू आ गई, यानी कि तृतीयानुपात हो गया हमारा 7.2। अब कह रहा है आपसे कि इन दोनों के मध्यानुपात, यानी कि कितना आया 18/5, कितना आया दोस्तों 18 बटे, इन दोनों का मध्यानुपात कितना आया 18/5, और तृतीयानुपात किन दोनों का, इन दोनों वाली संख्याओं का a और b की जो दे रखी हैं इनका है 7.2। अब आपसे पूछा इनका अनुपात बताओ, तो मैंने अनुपात में इन दोनों को रख दिया। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 से इसे काट सकते हो कितनी बार 36 बार, और 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, कैलकुलेशन है ये रेशो आ जाएगा 1:2। तो इसमें 1:2 जो है वो डी ऑप्शन दे रखा है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन और बचा है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 और देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या दे रखी है 640, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 5:3, यानी कि बॉयज और गर्ल्स मिला के पूरे विद्यार्थी बनते हैं, तो 5 और 3 8, और 8 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 640, तो 8 से काट लीजिए, एक रेशो की वैल्यू 64, यानी कि एक रेशो की वैल्यू आ गई 80। तो 80 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें कर दूंगा गुणा 80 और इसमें कर दूंगा गुणा 80, तो आपको पता पड़ जाएगा कि बॉयज कितने हैं वहाँ पे 8 5 400 हैं, और गर्ल्स कितनी दे रखी हैं 240 240। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का और नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। यानी कि अब जो नया अनुपात बनना चाहिए बॉयज और गर्ल्स का नामांकन होने के बाद वो कितना बनना चाहिए 14 अनुपात कितना बनना चाहिए 9 बनना चाहिए। ठीक है, और उसने पहले कह दिया है कि विद्यालय में 30 लड़कियां और प्रवेश लेती हैं, तो इसमें आप 30 जोड़ दीजिए, तो ये 30 कितने हो जाएंगे 270 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों 270, यानी कि अब जो नया अनुपात है वो लड़कों का और लड़कियों से जो अनुपात है वो 14:9 का है, और 9 की वैल्यू आपको 270 गिवन है, तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ से 9 की वैल्यू ये भाई ये 9 लड़कियों को बताता है, और 9 की वैल्यू हमें एक्चुअल में कितना है 270, तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों यहाँ से 30। जब एक रेशो की वैल्यू 30 आ गई और इन दोनों का आपस में रेशो बना हुआ है, तो मैं यहाँ से 14 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और जो मुझे बता देगा कि लड़कों की संख्या कितनी है, यानी कि बॉयज कितने होंगे, तो 14 गुणा 30 कितना हो गया 14 × 42 420। तो कह रहा है कि तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए। देखो जब विद्यालय में नामांकन नहीं हुआ था उससे पहले लड़के कितने थे 400 थे, कितने थे 400, और अब कितने आ रहे हैं 420, तो 420 में से अगर मैं 400 घटा दूंगा तो नामांकन वाले लड़के आ जाएंगे। नामांकन हुआ कितने का 420 - 400 बराबर 20 लड़कों का नामांकन होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20, और इसमें ऑप्शन बी दे रखा है 20 द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये हमने जो 10 मार्च 2024 को RWA का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम के लिए जो मॉक टेस्ट हुआ था वो हमने उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमने कराया है, और काफ़ी आसान तरीके से मैंने कराने की कोशिश की है। अगर कुछ भूल हुई हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।